बट एक्टिंग का कीड़ा हमेशा था, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मतलब मुझे खुद ही नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि टीवी पे तो सिर्फ सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड लोग आते हैं और वो तो मैं नहीं हूँ। कंटेंट क्रिएटर्स को यूज किया जाता है मार्केटिंग के लिए, बहुत तरीके देखे जाते हैं। तो एक तरीका है ऑब्वियसली कि अगर किसी फॉलोइंग वाले को बुलाएंगे तो शायद उनके प्रमोशन से कुछ फायदा हो। You started your journey with content creators, other content creators like Komal, Kusha, Ankush, and you one of the most strongest community. Your friendship has also evolved. So how do you look at that phase now? हम बहुत ज़्यादा ऐसे घुसते नहीं है उस चीज़ में कि हम पूरे टाइम एक दूसरे के साथ ही कंटेंट बना रहे हैं और वो कर रहे हैं। हमारी प्लस हमारी फ्रेंडशिप कंटेंट शुरू करने के सालों पहले से है। सोशल मीडिया इज नॉट रियल, नॉट एवरीथिंग यू सी हियर इज रियल। अगर नहीं यही पे टिके रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बाजी सब कर आके जाना, एंगेजमेंट दे के जाना। हमको बता रहे हैं यहाँ पे चप्पल फेंक के मारूं। Hi guys, welcome to ZMediaIndia.com. My name is Simran Keswani and today joining me is the OG content creator who's redefined content creation in India. From relatable sketches to red carpet moments, she's done it all. So please welcome with me the very beautiful, the very talented Dolly Singh. कौन है और कौन है? Thank you so much for joining us. You know, Dolly, I'm very thrilled to do this today because you were the first creator that I actually followed. Really? Yeah. Oh. And you know, when she didn't even tell me, she's been sitting here. Sorry, I'm just introvert like that. So you know, when you started your journey, तब बहुत ज़्यादा content creators नहीं थे. अब तो of course बहुत सारे content creators आ गए हैं. There was no blueprint also. And you know, you have always spoken about this, that you came from an environment where, you know, women were told that their ultimate goal is to get married and have kids. So before we get into your journey, I would like to know how did you get this dream, you know, that you want to carve your own niche? I think the dream was always to run away from marriage. Oh. And, at least a quick marriage, right? Like, because I knew that the places I come from, वहाँ पे शादी बड़ी जल्दी हो जाती है और the kind of world I saw growing up, it always felt कि शादी के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर तो जो पति बोलेगा वही होगा, जो कि काफ़ी बदल गया। अब ये भी रियलाइज़ हो गया कि शादी हमेशा ऐसी नहीं दिखती है, पर उस समय लगता था कि ऐसा ही होता है कि शादी के बाद एक औरत की लाइफ ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हमें क्या करना है, पर्सनली क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब चला जाएगा हाथ से। तो आई थिंक मेरे लिए मेजरली हमेशा गोल यही था कि थोड़ा पढ़ लूँ, अच्छे से लिख लूँ और एक जॉब मिल जाए ढंग की और थोड़ा नैनीताल से बाहर चली जाऊँ, क्योंकि वो दुनिया देखनी थी और सारी अपॉर्चुनिटी बड़े शहरों में थी। तो बस वही था कॉन्स्टेंटली कि बस इतनी मेहनत कर लूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ, यू नो, एक छोटे से शहर से, क्योंकि वो छोटा शहर अब नॉस्टैल्जिया में और वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, अब तो वापस जाने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब वहाँ रह रही थी, बड़ी हो रही थी, तो कॉन्स्टेंटली एक मेंढक का कुआं वाली वाइब आती रहती है, यू नो, कि पूरे टाइम एक एम्बिशन यही रहती है कि बस निकल के यहाँ से कुछ बड़ा करना है। तो आई थिंक एक मोटिवेशन हमेशा मेरी, एक फायर यही थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। बचपन में जब बहुत छोटी थी और टीवी देखती थी और वो सब था, तो शौक हमेशा से था और टीवी पे चाइल्ड एक्टर्स को देख देख के जेलसी बहुत होती थी और मन बहुत करता था, बट आई थिंक वो कभी वो वाला साइड मेरा ऐसे था कि कभी निकाला नहीं बाहर। और मैं भी बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो बहुत ही मतलब अंदर अंदर रखती थी अपनी सारे यू नो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, कभी खुल के बोले नहीं। तो वो कहाँ थे और उनका रूप हमेशा बदलता रहा, बट हमेशा गोल यही था कि बस कुछ तो बड़ा करना है लाइफ में एंड होपफुली शादी लेट करनी है। Right. And coming to your journey now, you know, your journey is very fascinating personally for me because आपने बताया कि, you know, you started your journey as a stylist. I also started my journey as a stylist. Really? Yeah. And then coming in front of the camera and you becoming an actor, I think you've come a long way. So, you know, tell us a little bit about that. Give us a play-by-play. कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? हाँ, तो मैंने मेरी फर्स्ट जॉब एज अ स्टाइलिस्ट ही थी। पहले इंटर्नशिप किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट नहीं थी मुझे ऐसा लगता था, पर मुझे फैशन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए थे और मैं घर से तो ये बोल के आई थी कि मैं यूपीएससी करूँगी, बट वो सिर्फ उनको धोखा देने के लिए था। तो मुझे पता था कि वहाँ तो मुझे नहीं जाना है। फैशन में मेरा इंटरेस्ट हमेशा था, तो मुझे लगा कि शायद इधर ही कुछ कर लेती हूँ। एंड उस समय मैं अपने मास्टर्स करी थी निफ्ट से, फैशन मैनेजमेंट पढ़ रही थी।
बट वो भी जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता था कि यहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो भी मुझे नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डेस्क जॉब वाली फीलिंग आ रही है, जो कि ऑनेस्टली उतना नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे मुझे कंप्यूटर के पीछे बैठ के बस पूरा दिन ऐसे करना है। बट और मुझे मज़ा आता है, कुछ ना कुछ ड्रामा और भागा दौड़ी और चल रहा है, और ऑब्वियसली शूट और सेटअप, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फैशन ब्लॉग मेरा ऑलरेडी था, तो मुझे लगा कि इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। स्टाइलिंग क्या होता है तब तक तो थोड़ा शायद आइडिया भी नहीं था, हल्के हल्के समझ में आने लगा कि शूट वूट पे जो कपड़े चाहिए होते हैं और लोगों को क्या पहनाना है, दैट इज़ व्हाट स्टाइलिंग इज़, एंड हल्के हल्के समझ आया। तो लगा कि हाँ, आई थिंक ये कर सकती हूँ मैं, और फैशन ब्लॉग भी था। तो स्टाइलिंग से शुरू किया, इंटर्नशिप से शुरू किया, फिर फुल टाइम स्टाइलिस्ट बनी, बट ज़्यादा स्टाइलिंग का उधर काम नहीं था उस वक्त, तो राइटर भी साथ में बना दिया था। तो राइटिंग so did you write well? I was a decent writer. I used to write my fashion blog, और आईडिवा में जब उन्होंने मुझे राइटर बना दिया तो फिर उन्होंने ही मुझे बहुत अच्छे से ग्रिल करके सिखाया भी कि कैसे लिखने हैं आर्टिकल्स। तो उस बहाने मेरी राइटिंग भी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी। और फिर उसके बाद में वहाँ से ही जब फुल टाइम ज्वाइन किया तो अचानक से वीडियोस बनाने शुरू हो गए थे, और क्योंकि उस टाइम पे उनके पास कोई एक्टर्स नहीं थे, कोई वीडियो टीम नहीं थी, कोई राइटर्स भी नहीं थे, प्रोड्यूसर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो हम जो लोग वहाँ पे टीम में काम करते थे, हम सभी को एज अ पार्ट ऑफ द थिंग हमको वीडियो में होना होता था। तो चाहो या ना चाहो करना तो पड़ेगा। तो बहुत मज़ा आया, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उस वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कैमरे के सामने कैसे रहना है और कैसे एक्टिंग करनी है, और इतना फ्री, क्योंकि स्क्रिप्ट भी नहीं थी, तो कभी भी ऐसे नहीं लगा कि हमें सिर्फ वर्ड्स पढ़ के बोलने हैं, और उसमें शायद घबराहट ज़्यादा होती है। पर क्योंकि हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे और हम सोचते थे अच्छा आज का टॉपिक ये है कि पार्टी में क्लब में लड़कियां वॉशरूम में मिलके क्या करती है, तो हम फिर उसके हिसाब से हमें जो याद होता था, एक्सपीरियंस होता था, हम वो बोलते थे। फिर हम कैरेक्टर्स करने लगे, तो राजू की मम्मी का कैरेक्टर तो फुल्ली मेरी मॉम से इंस्पायर्ड था। साउथ दिल्ली कैरेक्टर्स मेरे इधर उधर साउथ दिल्ली के लोगों से मिलके कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड था। तो हल्के हल्के आई थिंक खुद की भी एक रियलाइजेशन होने लगी कि मुझे मज़ा आ रहा है, और मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ, बट कर रही हूँ। एंड आई थिंक कंटेंट क्रिएशन भी तब एज अ फील्ड निकल ही रहा था, बस शुरू ही हो रहा था कि कंटेंट क्रिएशन भी कोई चीज़ है जो आप फुल टाइम कर सकते हैं। तो वहाँ से आई थिंक वो शुरुआत हुई, एंड देन ऑब्वियसली देन आई लेफ्ट द कंपनी, कंटेंट चल गया, एंड अब खुद से कर रही हूँ इतने सालों से। बट कोई कीड़ा था बचपन में कि मुझे एक्टिंग करनी है कभी? हाँ, मैं तो फुल टाइम टीवी मूवीज़ देख के यही करती थी कि हाँ देखना। मैं वो एक शो आता था सास बहू और साजिश, वो इंटरव्यूज सारे टीवी एक्टर्स के, वो बड़ा देखती थी मैं। और मुझे एक बार किसी न्यूज़ चैनल पे उन्होंने बोला था कि स्मृति ईरानी और हाँ तो तुलसी और मिहिर बेसिकली उनको 25,000 रुपये दिन का मिलता है। उस समय लगता था वाह 25,000 रुपये उनको दिन का मिलता है, माय गॉड। अब ये सच था कितना झूठा पता नहीं, बट लगता था कि पैसा भी अच्छा है। और एक्टिंग देख के मतलब मैं हमेशा से शीशे में जा जाके एक्टिंग करती थी, बट क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट थी तो कभी भी किसी के सामने मैं ज़्यादा नहीं करती थी। पर वो एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं बचपन में निकल ही आती थी, जिसमें अपनी दादी की एक्टिंग करती थी, अपने रिलेटिव्स के सामने की दादी कैसे खाना खाती हैं, उनके दांत नहीं थे, तो वो थोड़ा बहुत बचपन में करती थी। पर जैसे 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 टीनेज ईयर्स में आते हैं ना, तो थोड़ी इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाती है, आपका वो इंट्रोवर्टेडनेस भी थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, आप थोड़े ऐसे शेल में चले जाते हो। तो वहाँ मैं उस पीरियड में बहुत ही शांत हो गई, फिर मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। स्कूल में बहुत दबंग थी, बट घर में तो मैं बिल्कुल ही उल्टा थी, चुपचाप एकदम बस पढ़ाई करी। और ऑब्वियसली ड्रामे होते थे, बट ऐसे एकदम घुस के मम्मी से छुपा के अपने सब करते थे। बट एक्टिंग का कीड़ा हमेशा था, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। मतलब मुझे खुद ही नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि टीवी पे तो सिर्फ सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड लोग आते हैं, और वो तो मैं नहीं हूँ, तो मैं तो कभी नहीं आ पाऊंगी। तो मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन भी था। एंड आई थिंक जब आई वॉज ए टीनेजर एंड फिर कॉलेज यहाँ आ गई, तो उस समय मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम था कि ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था कि बॉलीवुड और ये सब तो कभी भी नहीं होगा, तो उस तरफ देखना भी नहीं है। अब बस ये देखो कि कैसे अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकती हूँ, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, और शादी डिले कर सकती हूँ। Right. So I think your journey is even more fascinating because you've always been very honest and you have spoken about your insecurities also. I think you mentioned somewhere that there was a time you were not very happy or comfortable in your skin or your body. So tell me a little bit about that. And जैसे आपने बोला कि you were insecure at one point of time. Being in this industry जहाँ पे बहुत rigid beauty standards होते हैं, I think insecurity से deal करना वैसे ही मुश्किल है. And then being in this industry, it becomes even more difficult. So how did you negate at that time?
I think honestly with insecurities and this kind of confidence, self-confidence, ये तो ऊपर नीचे होता रहता है. Some days you feel amazing about yourself and there are still some days where you wake up and you feel like यार मैं मेरे ये अच्छा होता या मेरा वो बेटर होता या ये वो चलता रहता है. Constant subconscious comparison भी दिमाग में चलता रहता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है या मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं है या मेरी शक्ल ऐसी क्यों नहीं है. And yes, you're right कि इस इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आपके चारों तरफ इतने खूबसूरत लोग हैं. सो थोड़ा सा एक रियलाइजेशन कभी कभी आ जाता है कि शिट मुझे भी कुछ बेटर करना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना चाहिए. बट आई थिंक एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर ऑल्सो बिकॉज नाउ above 30, so I think जब आप ग्रो करते हो तो एक और रियलाइजेशन भी दिमाग में आती है आपके इस सब का दुनिया में कोई वो नहीं है. कोई पॉइंट नहीं है. We all want to look good, we all want to look beautiful. आजकल तो ये ज़्यादा भी है कि आपकी एज कैसी लग रही है, आपके कितने रिंकल्स हैं, आप कितना यंग लग सकते हैं. दिस होल ऑब्सेशन इज देयर. एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबसे परे हूँ या मैं इस सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती. बट अब आई थिंक एक नई रियलाइजेशन ये हो गई है लाइफ में कि ये सब तो है ही, बट इसके अलावा और ज़िंदगी में क्या करना है, और ज़िंदगी में खुशी कहाँ से आ रही है. और सारे डॉग्स लेने हैं मुझे, कैट्स रखनी है, पेट्स रखने हैं बहुत सारे, गार्डनिंग करनी है, फार्मिंग करनी है, शायद बुढ़ापे में वापस पहाड़ों में ही जाना है. अब ये शहर वाला ऑब्सेशन भी थोड़ा कम हो गया है. सो वो सारी चीज़ें आई थिंक मैंने देखना शुरू कर दिया ना. आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली बार बार कंपेयर नहीं करती. और मुझे ये भी लगता है कि इन सब कंपेरिजन्स का कोई फ़ायदा भी नहीं है. सबकी लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, सबकी लाइफ के अपने अपने इश्यूज़ हैं. तो यू कैन नेवर टेल, वो बाहर से देख के कभी नहीं पता चलता है. तो आई फील लाइक मैं बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ. दैट्स माई गोल. राइट. और क्योंकि हमने स्ट्रगल्स की बात करी, I think एक struggle which most women go through. I've spoken to so many women and they always talk about it. Is objectification or people looking at them in an appropriate way, and harassment. And I think you have spoken about this before, so I don't want to dive deep in it and trigger you in any way. But if you can tell us that how did you get the strength to talk about it, and if somebody is going through it, what message would you like to give to that person? I mean यार हमारे देश में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देश क्या है पूरी दुनिया इस वक्त, विमेंस सेफ्टी एंड एनीथिंग टू डू विद इट इतना स्टैंडर्ड हमारा लो है. अभी मैं लिटरली इस इंटरव्यू से पहले जब फ़ोन खोला है तो उसमें न्यूज़ आ रही थी कि कल किसी फीमेल जर्नलिस्ट के साथ 2 लोगों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, उनका शीशा तोड़ दिया और कुछ भी हो सकता था. बट थैंकफुली पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें कुछ घंटों बाद और वो लेडी बच गई. बट ये हरासमेंट और ये सब मतलब इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में नॉर्मलाइज हो चुका है ना अब तो. मतलब वो कमेंट्स में भी मैं पढ़ रही थी तो बेचारी औरतें यही बोल रही थी कि ऑनेस्टली इसमें क्या नया है, आदत हो गई है. सो आई फील लाइक ये तो मतलब मुझे बस ये लगता है कि अब शायद मेरी लाइफ में थोड़ा ऐसा प्रिविलेज आ गया है कि मुझे रोज़ रोज़ सड़क पे नहीं निकलना पड़ता, बस नहीं लेनी पड़ती. ये चीज़ मेरी शायद बदल गई है. तो मेरा एक जो डायरेक्ट पब्लिक में वो होता है वो थोड़ा कम हो गया है. बट ये सब अभी भी कोई कम नहीं है. आपके डीएम्स में भी कई बार लोग आ जाते हैं जो अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं, कमेंट्स में आ जाते हैं हरास करने के लिए. आई थिंक फॉर विमेन ऑनलाइन भी कुछ भी सेफ नहीं है. आपके डीप फेक्स बन रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ कहीं भी यूज़ हो सकती हैं, आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हैं ये डर तो हमेशा रहता ही है. ऑब्वियसली ऑफलाइन जो रियल लाइफ है वहाँ तो हरासमेंट भरी पड़ी है. आप कहीं से गुजरना शुरू करें लोग आपको ताड़ना शुरू कर देते हैं. तो आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका ना तो मेरे पास कोई सोल्यूशन है ना कुछ. मेरे को बस ये है कि आई थिंक हम औरतें तो सब कुछ कर ही रही हैं यार बेस्ट. बस आदमियों को सीखने की ज़रूरत है कि ये सब ना करें. क्योंकि हम कब तक कितना कर लेंगे, हम क्या क्या बदल लें अपने बारे में, कपड़े भी बदल लें, अपना ये भी बदल लें, अपना हम मार्शल आर्ट्स भी सीख लें, सब कर लें, हम सब कर लें, बस आदमी कुछ ना करें. तो मुझे लगता है कि माई मैसेज इज एक्चुअली टू मेन कि वो ये सब चीज़ें देखें और चाहे शायद वो अपनी लाइफ में ना करते हों बट अपने आसपास भी आंखें खोल के देखें. और कभी कोई करता हुआ दिखे तो उसे रोकें. अपने कोई दोस्त अगर आपके इस तरीके के हैं या कोई कमेंट बाजी कर रहे हैं कुछ भी हैं वो उसको हंसी मजाक में ना टालें क्योंकि वही चीज़ें बाद में कैरेक्टर ऐसे बन जाते हैं. सो I feel like men have to be a little more proactive in making our world better. Exactly. और जैसे आपने बोला कि comment section में people comment negative comments भी आते हैं, so part and parcel of being a public figure. So how do you deal with trolling or negativity? Thankfully मुझे ज़्यादा नहीं आते. Trollers you stay away. But हाँ आते हैं कभी कभी कुछ लोग
फीडबैक भी देते हैं तो कई बार दिल पे लग जाता है. तो होता है सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड. कभी कभी हो सकता है कोई और एंग्जाइटी भी चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, फिर कोई बैड कमेंट पढ़ लिया तो गया दिन, फिर तो रो रो के ही निकलेगा. Do you reply to them? Do you give a befitting reply? पहले टाइम था जब मैं कभी कभी रिप्लाई कर देती थी, कभी कभी मैं सैसी रिप्लाई करती थी. मैं कभी भी लड़ती तो नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है उसका कोई पॉइंट नहीं है. कभी मुझे कोई पंच लाइन आ जाए तो लिख देती हूँ. पर वैसे मैं रिप्लाई नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि साइलेंस से ज़्यादा उनके लिए और क्या बुरा है, क्योंकि उनको चाहिए अटेंशन, उनको और कुछ चाहिए नहीं. तो जैसे ही आप चाहे आप अच्छा बोलें बुरा बोले कुछ भी रिप्लाई करेंगे, उनकी तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते. तो आई थिंक वो खुशी उनको देनी नहीं चाहिए. तो मुझे लगता है साइलेंस इज द बेस्ट, कि इग्नोर करो, इनफैक्ट रिस्ट्रिक्ट करो. उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि उनका कमेंट किसी और को दिख भी नहीं रहा है. क्योंकि वो थ्राइव करते हैं ना कि हमारे कमेंट पे और लाइक आएंगे तो ट्रोल हो जाएगा व्हाटएवर. तो आई फील लाइक मैंने अब थोड़ा वो उसको नेविगेट करना थोड़ा सीख लिया है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ती. और ये भी है कि जो लोग इस तरीके की नेगेटिविटी आके कमेंट्स में और सब में लिख रहे हैं, वो क्लियरली अपनी लाइफ में किसी और चीज़ से जूझ रहे हैं. क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अपनी लाइफ में कभी भी किसी की प्रोफाइल पे जाके कोई भी ऐसा कमेंट लिखती हूँ. हाँ ठीक है, हम लोग के ओपिनियंस होते हैं कि यार इसका पता नहीं क्या बना रही है आजकल, या इसका क्या चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, या आपका कोई भी फीडबैक हो सकता है. बट हम लोग आपस में ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि कर लो, बैक बिचिंग कर लो. बट मुझे लगता है कि नेगेटिव ट्रोलिंग और जो कॉमेंट्स वगैरह होते हैं, ये इज़ मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्सनस रियल लाइफ और उनकी लाइफ में जो भी जॉबलेसनेस चल रही है, या उनके पास कुछ ज़्यादा ही खाली वक्त है, या भगवान जाने. और फिर अनोनिमिटी, कि आप पर्दे के पीछे बैठ के ना आपकी रियल आइडेंटिटी हम जानते हैं कुछ. तो मुझे लगता है कितने बड़े कावर्ड है ना, मतलब कितना, या तो फिर अपनी रियल प्रोफाइल से आके लिखो ना. Absolutely. वो चीज़ है. Absolutely. So Dolly, you've also spoken about your evolving relationship with your mom. पहले थोड़ी friction थी and now it has turned to real friendship. And I think any girl who's in her late 20s or maybe early 30s would realize कि हमारी mom हमारी best friend होती है. So tell me about that how did your relationship evolve with your mom, and what does it mean to you both personally and professionally now? I think so I have realized that I think it's most mother-daughter relationships are like that, because क्या होता है कि when you are growing up as a girl, you look at your mother only as your mother. तो फिर जो भी हो रहा है वो आपके बीच में हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मम्मी ने ये बोल दिया, बेटी को ये करना है. और एक फेज़ भी आता है जब बेटी बड़ी हो रही है और मम्मी थोड़ा, क्योंकि एक माँ को एक डर भी होता है कि सेफ्टी का और इस सब का, तो वो थोड़े कंट्रोल लगाने शुरू हो जाते हैं कि तुम ये नहीं करोगी क्योंकि तुम लड़की हो, लड़का कर सकता है, बेटा कर सकता है. तो वो सब चीज़ों से फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, जो मेरी फैमिली में भी हुआ था. मेरी और मेरी माँ के बीच हम बहुत लड़ते थे, या हम 2-2 दिन बात नहीं कर रहे हैं. तो मुझे मेरी मम्मी से बड़ी इश्यूज़ रहते थे, और मैं थोड़ी पापा की तरफ ज़्यादा रहती थी कि पापा सुनते हैं, मम्मी तो सुनती नहीं है, बिल्कुल रिएक्ट कर देती हैं और हर चीज़ के लिए मना कर देती हैं. तो वो समय मैं समझ नहीं पाती थी कि इनके खुद के क्या स्ट्रगल्स हैं, या ये क्यों ऐसे करती हैं, इनका क्या मोटिवेशन है. अब आई थिंक व्हेन यू ग्रो अप एंड यू स्पेशली व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड, और तुम देखते हो और तुम औरतों को समझते हो, तुम औरतों की प्रॉब्लम समझते हो, तुम औरतों की हिस्ट्री समझते हो, तुम देखते हो कि औरतें मतलब सदियों से पता नहीं क्या क्या कर चुकी हैं, कर रही हैं. और फिर तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी माँ ने क्या क्या किया है, क्या क्या झेला है, उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, या उन्होंने क्या लाइफ जी है. एंड आई थिंक जब वो पर्सपेक्टिव एक आ जाता है, एक एम्पैथी आ जाती है अपनी माँ के लिए, एंड यू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ स्टार्ट सीइंग हर नॉट जस्ट एज योर मदर, यू स्टार्ट सीइंग हर एज अ वुमन. तो जब वो वुमन टू वुमन वाला कनेक्शन एक सेटअप हो जाता है ना, तो आई थिंक वो एक सिस्टरहुड, वो जो फ्रेंडशिप आ जाती है, वो अपने आप एक नेचुरली एक फ्लो आ जाता है. आई थिंक मोस्ट मदर डॉटर रिलेशनशिप्स में, और मेरे साथ भी वही हुआ कि आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई बिकेम स्टेबल, इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो ये सब सोचने का शायद टाइम मिला कि मेरी मम्मी ऐसी क्यों हैं, वो ऐसा क्यों सोचती हैं, उनका हर जवाब ना वो क्यों होता है, वो क्यों. आई थिंक यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, एंड दैट हैज़ रियली हेल्प मी. एंड आई थिंक हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप भी इंसान ही हैं, वो भी ग्रो ही कर रहे हैं ओवर टाइम. ऐसा नहीं है कि उनके बिलीफ अगर 10 साल पहले ऐसे थे तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ज़रूरी नहीं है. तो उनकी भी काफ़ी ग्रोथ रही है, उनका भी माइंड बहुत ओपन हुआ है ओवर टाइम, जो कि मेरे को बहुत हेल्प हुई है उस वजह से. वरना ऐसे भी हो सकता था वो बोलते कि जाओ तुम, हम तुम्हें घर से निकालते हैं अगर तुम्हें यही काम करने हैं. सो आई थिंक दैट वे आई हैव रियली लव्ड द हाउ इट हैज़ प्रोग्रेस्ड. और अब तो हम बहुत मस्ती करते हैं, मैं और मेरी मम्मी, और वीडियोस बनाते हैं, और हमें बड़ा मज़ा आता है वो सब साथ में करने में. That's amazing. That's amazing. Coming to acting now, you've actually made a mark as an actor also. So tell us about that. कैसा है आपका experience? When you're doing a movie, और आप जब reel में act करते हो versus when you're acting in a film, what's the difference like in acting?
आई थिंक रियल एक्टिंग ऑब्वियसली यू नो बिकॉज इंस्टाग्राम है तो ऑडियंस का फ्लेवर वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और स्पेशली कॉमेडी में हम लोग थोड़ा एग्जैजरेट करते हैं और ऑब्वियसली तुम एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो, कैरेक्टर्स थोड़े ओवर द टॉप हो सकते हैं, तो वो थोड़ा रहता है. बट ऑब्वियसली जब आप फिल्मों में एक्टिंग करते हो तो डिफरेंस इज दैट इट हैज़ टू बी मोर रियलिस्टिक एंड the character should feel like they're lived in character, you know, they're a real person, they should be believable. तो वो I think एक थोड़ा सा उसको बैलेंस करना मुश्किल होता है कई बार, which is why I think first जो मेरा फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट था भाग भी नहीं भाग नेटफ्लिक्स पे, उसमें मुझे बहुत इनिशियल स्ट्रगल हुआ था. उन्होंने मेरी वर्कशॉप भी कराई थी शूट से पहले, और सिर्फ मेरी वर्कशॉप हुई थी तो मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि सिर्फ मुझे एक्टिंग क्लासेस की ज़रूरत है, व्हाट डू यू मीन, बट सिर्फ मुझे ही ज़रूरत थी. तो वो भी किया और यू नो थोड़ी वहाँ से सीखा वो सेट पे से. फिर उसके बाद अब जब मूवीज़ करती हूँ तो आई थिंक नाउ आई नो कहाँ पे कौन सी एक्टिंग निकालनी है. कि इंस्टाग्राम पे आप अलग करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने सीरियस एक्टिंग करने की कोशिश भी की है, पर वहाँ पे लोग उसको नहीं बाय करते. दे लाइक ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे कॉमेडी कहाँ गया, ये क्या हो रहा है. तो उनको वो चाहिए भी नहीं, उनको वो रील वाला ही चाहिए फ्लेवर, यू नो. तो वो अब मैं समझ गई हूँ कि इनको दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है और दोनों चीज़ें बैलेंस आउट कैसे करनी है. राइट. ऑल्सो कोई डिफरेंस होता है जब एक कंटेंट क्रिएटर अपना डेब्यू करता है वर्सेस समबडी हु इज जस्ट अ न्यूबी इन एक्टिंग? आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज दैट शायद उस कंटेंट क्रिएटर को कुछ लोग जानते हैं. या बट आर यू ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन द सेट? Are you treated differently on the set? नहीं, not really, to be honest. और कोई expectations? मैंने साइड वाले कैरेक्टर्स भी किए हैं काफ़ी, और साइड वाले कैरेक्टर्स को ऑब्वियसली उतना भाव नहीं मिलता है जितने लीड एक्टर को मिलेगा. Right. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे कंटेंट क्रिएटर होने से मुझे कोई एक्स्ट्रा भाव मिल जाएगा. नहीं, आई थिंक सेट पे जो सेट के रूल्स होते हैं वही फॉलो होते हैं. Right. तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट. राइट. आपने एक बार ये भी बोला था कि बहुत सारे यू नो कंटेंट क्रिएटर्स को उनकी फॉलोइंग की वजह से यूज़ किया जाता है इन एक्टिंग, एंड यू वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट आल्सो. सो इज दैट व्हाई यू स्टार्टेड डॉली प्रोडक्शंस? Yeah, I did. I mean, I started Dollywood because obviously acting करने का बहुत मन है, और उस स्पीड से इतने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे हैं. ऑडिशंस वगैरह होते रहते हैं बट कई बार ऑडिशन नहीं हो पाता, या वो नहीं ले पाते, या कुछ भी चीज़ें. तो मुझे लगा कि मैं कब तक वेट करती रहूँगी और कब तक ये यू नो इंतज़ार में बैठी रहूँगी. और मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है, मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक़ है. तो ये सारी भी चीज़ें जो मुझे ट्राई करने का मन था, तो मुझे लगा ये सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं और खुद ही लिखते हैं, खुद ही एक्टिंग करते हैं, खुद चीज़ें ट्राई करते हैं. Right. और वैसे भी मुझे कंटेंट को लेके भी मुझे बीच में एक फेज़ आया था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है. वीडियोस चल नहीं रहे हैं, पुराने टाइप के वीडियोस अब चलते नहीं हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए है, मुझे खुद को भी कुछ नया चाहिए जो मुझे भी करने में एक्साइटमेंट हो. क्योंकि वही चीज़ें आप सालों साल करते रहो तो खुद ही एक बर्नड आउट फीलिंग और एक थकान, सैचुरेशन आ जाता है कि यार अब मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा है, यू नो. तो मुझे भी एक एंजॉयमेंट चाहिए थी. तो आई थिंक उसकी वजह से डॉलीवुड हमने शुरू किया कि हम इस पर थोड़ा अपग्रेडेड हाई लेवल कंटेंट बनाएंगे जिसको करने में, लिखने में मज़ा आए, और हम टाइम लेके बनाएं. क्योंकि सोशल मीडिया पे यही होता है कि सब कुछ बहुत फास्ट है. आज लिखा कल शूट किया और कल ही एडिट करके डाल भी दिया, ऐसी भी स्पीड होती है. तो आई फील लाइक इसके साथ मुझे बस ये था कि मैं अपने आप को वक्त देना चाहती हूँ कि मैं अच्छे से कुछ बनाऊँ, अच्छे से उसे रिलीज़ करूँ, वक्त लूँ और कुछ ऐसी कहानियाँ निकालूँ जो मैं देखना चाहती हूँ, या मैं सुनना चाहती हूँ, या मैं सुनाना चाहती हूँ. तो वो मेरा मकसद था वहाँ पे. आई थिंक जो वो थिंग है कि कंटेंट क्रिएटर्स को यूज़ किया जाता है, आई थिंक ऐसे कुछ नहीं है. बट यहाँ ये मुझे लगता है कि थोड़ा, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इन बॉलीवुड, ये दुनिया भर में, हॉलीवुड में भी हो रहा है, सब जगह ही हो रहा है कि मार्केटिंग के लिए बहुत तरीके देखे जाते हैं. तो एक तरीका है ऑब्वियसली कि अगर किसी फॉलोइंग वाले को बुलाएंगे तो शायद उनके प्रमोशन से कुछ फ़ायदा हो, जो कि वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई ख़ास उससे कोई डिफरेंस नहीं आता. मुझे लगता है एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए तो डिफरेंस आता है. और उल्टा भी होता है कि कुछ एक्टर्स को बोला जाता है कि आपकी तो फॉलोइंग ही नहीं है तो हम आपको नहीं ले सकते. अच्छा, तो वो भी बहुत गलत. हाँ, काफ़ी एक्टर्स के साथ ये हो रहा है आजकल. तो वो भी बहुत गलत लगता है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए. तो चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो कोई स्ट्रगलिंग एक्टर हो, जो भी हो, अगर वो एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए लिए जा रहे हैं तो उनकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए. मुझे ये लगता है. चाहे उनके फॉलोअर्स हैं नहीं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. राइट. And talking about best worst date, so you know, congratulations for the third season. I think it's very raw, it's very real, it's very you. Did you see it? Yes, I saw it. So उसमें कुछ आपने जो observation, जो inspiration ली है, is it from your personal life also? Yeah, some of it is. Can you tell us some anecdotes which you think is derived from your personal life?
द एल्डर डॉटर वाला एक मोनोलॉग जो मैंने उसमें बोला है, वो इज सो फ्रॉम माई लाइफ, बिकॉज यू नो आई हैव ग्रोन अप एज द एल्डर डॉटर ऑफ द हाउस. तो जो बड़ा बच्चा होता है हमेशा वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बाय चांस, बाय फ्लूक. वो ऐसे ही होता है कि छोटे वाले को थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा मिलता है और बड़े वाले को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है. तो मैं हमेशा से बड़ी रिस्पॉन्सिबल और वो रही हूँ, और अपने पेरेंट्स के मामले में भी बहुत जल्दी मैंने उनके हेल्प करना शुरू कर दिया, या इश्यूज़ में है यू नो बड़ी बड़ी बातें वो मुझे बता रहे हैं, चाहे मैं बच्ची ही हूँ, या वो कोशिश की जल्दी से जल्दी मैं अपनी माँ बाप की फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ. वो सारी चीज़ें आई थिंक हमेशा रही हैं. और बट उसके साथ एक एल्डर डॉटर वो भी आ जाता है, एक एंग्जाइटी भी आ जाती है कि पूरे टाइम सारा आपके कंधों पे बैगेज रहता है और आपको कभी मौका नहीं मिलता फेल होने का या वो करने का. तो एक थकान आ जाती है कि मैं हर वक्त स्ट्रांग नहीं रह सकती. मेरे को भी तो चाहिए कोई मेरा भी ख्याल रखे, यू नो. सो वो एक पोर्शन था विच आई रियली वांटेड टू ब्रिंग आउट, क्योंकि वो कैरेक्टर का मैं चाहती थी कि वो उस लड़के को जो कि इतना अच्छा दिख रहा है और इतना ग्रीन फ्लैग टाइप है, वो उसको हाँ क्यों नहीं बोल रही है, ऐसा क्या है. बट वो इसीलिए है क्योंकि उसका बैगेज अलग है, उसका पास्ट एक अलग है, तो वो एक अलग टाइप से कुछ सोच रही है. इस वजह से शायद वो फिट नहीं हो रहा, क्योंकि लड़का अच्छा है, बट क्योंकि वो उसका पर्सनल ग्रोथ ऐसी रही है कि उसको अभी ये नहीं चाहिए कि वो फिर से किसी का ख्याल रखे या फिर से हर चीज़ खुद करे, तो वो इससे भाग रही है. तो वो मेरे लिए आई थिंक वो मैंने अपनी लाइफ से ही काफ़ी निकाला था, ड्राइव किया था, राइट. So you know you started your journey with content creators, other content creators like Komal, Kusha, Ankush, and you one of the most strongest community, like strongest circle. And of course with time your friendship has also evolved and you guys have grown in different direction. So how do you look at that phase now, and what does friendship mean to you in the creator community? आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो चीज़ हम करते हैं ना, चाहे जो भी जॉब हो, आई थिंक उस जॉब में अगर आपके कुछ दोस्त होते हैं तो वहाँ पे जो भी कई बार बैड डेज होते हैं तो वो अच्छे से निकल जाते हैं, राइट. वो थोड़े इजी हो जाते हैं बिकॉज यू कैन शेयर इट विद पीपल एंड दे अंडरस्टैंड इट. वही चीज़ अगर मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूँ या अपने उन फ्रेंड्स से शेयर करूँ जिस इंडस्ट्री में नहीं है, तो शायद उनको उतना समझ नहीं आएगा कि मैं एक कॉमेंट के ऊपर क्यों रो रही हूँ, राइट, यू नो. तो आई थिंक वो फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, एक सपोर्ट ग्रुप बहुत ज़रूरी है जहाँ आप एक दूसरे की हेल्प कर सको जानने में कि ये चलेगा या ये आइडिया अच्छा है, या यार ये वीडियो में हेल्प नहीं कर दो मेरी, या जो भी चीज़, यू नो, यू नीड दैट. या जस्ट रोना है कि यार मेरे भी व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके भी व्यूज़ नहीं आ रहे, सब एक साथ बैठ के यू नो सिर्फ रो रहे हैं. तो आई थिंक एक वो बहुत ज़रूरी है. एंड हाउ आई लुक एट दीज फ्रेंडशिप्स, मतलब मुझे लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि हम सब ने एक साथ शुरू किया था. हम सब एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम क्रिएटर्स थे भी नहीं, और हमने एक दूसरे को इस जर्नी पे देखा है, और अब सब लोग इतना अपने अपनी डायरेक्शन में इतना अच्छा कर रहे हैं, वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है. लेकिन इतने लोग बोलते हैं कि यू नो सेम इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप सर्वाइव नहीं करती है, एंड आई थिंक यू एंड कोमल आर एन एपिटमी ऑफ दैट कि ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है, बट आई थिंक वो भी है कि हमने अपनी फ्रेंडशिप को हमेशा इस सब से थोड़ा दूर रखा है. लाइक हम बहुत ज़्यादा ऐसे घुसते नहीं है उस चीज़ में कि हम पूरे टाइम एक दूसरे के साथ ही कंटेंट बना रहे हैं और वो कर रहे हैं. हमारी प्लस हमारी फ्रेंडशिप कंटेंट शुरू करने के सालों पहले से है. अच्छा. तो आई थिंक इस वजह से वो बहुत स्ट्रांग भी है कि वो फ्रेंडशिप पहले है और कंटेंट क्रिएशन तो साथ में बस अब आ गया है. इनफैक्ट कई बार हम कंटेंट की बातें भी नहीं करते, हम बाकी बातों में और उस सब में ही रह जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं और पुरानी बातें और ये सब. तो आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है कि कनेक्शन सिर्फ कंटेंट क्रिएशन या सिर्फ आपकी जॉब से रिलेटेड ही ना हो, उसके अलावा भी तो ऑब्वियसली इंसान एक दूसरे को जानते हैं. तो आई थिंक इस वजह से भी वो कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग. दैट्स हाउ अ हेल्दी फ्रेंडशिप लुक्स लाइक, आई गेस. एंड यू नो आपने हमेशा बोला है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं अपने लिए भी जानना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में यू नो यू हैव टू बी वेरी सोशल, यू हैव टू डू नेटवर्किंग. सो हाउ डू यू बैलेंस दैट, यू नो, बीइंग एन इंट्रोवर्ट? I have stopped balancing it out. पहले मुझे बहुत लगता था बीच में कि मैं बहुत घबरा जाती थी कि यार मेरे को इवेंट्स पे जाके अच्छा नहीं लगता, मुझसे नेटवर्किंग नहीं होती, मुझसे बड़े ग्रुप्स में से बातें नहीं होती, मुझसे अपने बारे में बात नहीं होती कि मैं जाके किसी को बोलूँ कि सर मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, यू नो. लाइक बहुत लोग, कुछ लोग बहुत स्मूथली लाइक मक्खन की तरह ऐसे बात करते हैं, और मेरे को मैं इनफैक्ट उनसे जेलस होती हूँ कि यार कैसे कर लेते हो आप, यू नो. बट मुझसे नहीं हो पाता है. मुझे हमेशा वो रहता है कि मैं बस अच्छा काम करूं और मेरा काम मेरे बारे में बात कर दे कि ये करती है, बट मुझे ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में मैं नहीं. और मुझे ना ऐसे 1-on-1 सेटिंग बेस्ट लगती है. एग्जैक्टली. आप क्लोज थोड़े 2-4 लोग हैं, सब बातें कर रहे हैं या आप 1-on-1 बात कर रहे हो, वो मेरे लिए एक डीप कनेक्शन बेटर रहता है रादर देन अ बिग ग्रुप और स्मॉल टॉक. मेरे से स्मॉल टॉक तो वैसे ही नहीं हो पाती. तो
आई थिंक इनिशियली आई यूज्ड टू स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि डेफिनेटली नेटवर्किंग में हेल्प तो होती है नेटवर्किंग से, राइट? चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर इंडस्ट्री में नेटवर्किंग हेल्प्स. सो आई फील लाइक वो हमेशा वो लगता था एक टाइम पे कि यार मैं बहुत सारी चीज़ें शायद अपॉर्चुनिटी खो लूँगी इस चक्कर में, क्योंकि मैं बात नहीं करती किसी से, या मैं मिलती नहीं हूँ, या मैं जाती नहीं हूँ इवेंट्स पे. अब अगेन आई थिंक ग्रोथ, अब मुझे लगता है कि ठीक है, एक दो चीज़ें अगर नहीं मिलेंगी इस चक्कर में तो ठीक है. अच्छा. क्योंकि मेरे से नहीं होगा. मैं अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल और डिस्कम्फर्ट में नहीं डालना चाहती हूँ, कि क्योंकि मैं उन पार्टी से आती थी और मुझे ऐसा लगता था, मुझे इतनी एग्जॉशन होता था, मुझे ऐसा लगता था मैं एक कैरेक्टर प्ले करके आ रही हूँ पूरा टाइम, एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर, जो कि मैं नहीं हूँ. तो वो इतना थका देता है आपको जब आप एज एन इंट्रोवर्ट स्पेशली यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ सोशल बैटरी, तो आप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो इन सब चीज़ों से, और आपसे हो भी नहीं पाता है. तो आई फील लाइक नाउ आई हैव कम टू अ रियलाइजेशन कि चलो यार ठीक है, अगर एक दो चीज़ें रह जाएंगी, नहीं मिलेंगी, आई थिंक इट्स फाइन. और जो होना, और वो भी है कि जो लिखा होता है वो हो ही जाता है. तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी आई एम ओके विद दिस realization that if it is meant to happen, it will happen, and I don't want to put myself in situations where I don't like myself. Right. I want to enjoy who I am, and I want people to see the real me and not even see that version who's just pretending to be whatever. Right. So I think theek hai. Until then your work is definitely talking, so that's great. I'm really hoping. Yes, I'm it really is. hoping. We'll do a fun quick rapid fire with you. Yes. So ये आप साउथ दिल्ली वाले कैरेक्टर में बता सकते हो. Okay. ठीक है. One content creator that you really like. आजकल एक नई कंटेंट क्रिएटर आई है, जिसकी नाम सुनीता, क्या नाम थी? Oh yeah, her name is Reena Devnath. She is like so funny. She's such a funny girl. I love her. Okay. Content creator or acting? What gives you more high? Both. You can't make me choose. Content creation is now I'm talking like myself, but content creation is it's something I've just come to love because it's so exciting to do as a craft. आपको लिखना है, कुछ बनाना है, आपका एक पूरा like the whole project is on you. You're making it from scratch. Acting में ये है कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट हो और आपको अच्छी एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग करने का तो हमेशा से मन रहा है. तो honestly both. I won't be able to choose. Okay, one content creator you cannot relate to. Cannot relate to. Tanmay Bhatt. Oh, okay. The anytime, because तन्मय की एक इमेज है कि वो पैसों और फाइनेंस और सबसे काफ़ी बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में. और ये एक ऐसा एरिया है जिससे मैं बहुत दूर भागती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है. तो मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ. Okay. That was honest. One myth about content creators which is actually true. Which is actually true. ऐसा कैसा myth? I don't know. I mean, myths are mostly the ones which are not true anyway. बाकी तो सब सच ही है. I don't know. You tell me. Ask me a myth. I'll tell you if it's true or not. कि mostly कपड़े sourced होते हैं. हाँ, obviously. और कितना खरीदेंगे भाई, अच्छा या नहीं खरीदते हैं. I mean, sustainability. Better only to take it, help the brand also, tag them. Share them, give them credit, give them, whatever content to post. उनका वो भी खुश, हम भी खुश, और कपड़े वापस. क्योंकि भाई क्लोजेट भी भर जाएगा और फालतू में कपड़े रखे रहेंगे. एक बार पहनने के बाद लोग ज़्यादा वैसे भी रिपीट नहीं करना चाहते. सो सोर्सिंग ही बेस्ट है. राइट. और मे बी जो वो लाइफ दिखाते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे वैसी होती नहीं है. यार वो तो मगर सबके लिए सच है ना. आप 100% अपनी लाइफ वैसे नहीं दिखा सकते. तो हाँ, कुछ क्रिएटर्स का हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही रियलिटी से दूर है. कुछ का होता है कि वो थोड़ा कुछ इधर उधर नहीं दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं. बट आई फील लाइक आप 100% नहीं दिखा सकते. मैं भी नहीं दिखा सकती. सो आई दैट्स फाइन. दैट्स व्हाई आई टेल पीपल कि हमेशा एट द बैक ऑफ योर माइंड, एंड दिस इज फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि हम भी, मैं सिर्फ बनाती नहीं हूँ कंटेंट, देखती भी तो बहुत हूँ. तो मुझे भी एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर रहता है दिमाग में कि Instagram is not real. Social media is not real. Not everything you see here is real. तो अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो. ये बार बार याद दिलाना पड़ता है खुद को कि हर वक्त उसको देख देख के वो हो जाना
डिस्ट्रैक्ट हो जाना अच्छी बात नहीं है. Okay, one last question is one tip that you would like to give to budding content creators. I have this one tip that I give to everyone is have your own unique voice and your something unique about you that you're giving to the audience, because it is like there's so many content creators these days around that it's very hard to create a personality or a unique factor to give to the audience where they remember you by that. Right. तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी ट्रेंड्स में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब कर रहे हो, पर ऐसा क्या है जो सिर्फ आप कर रहे हो जिससे ऑडियंस आपको पहचान पाए. राइट. तो वो बहुत ज़रूरी है. All right, Dolly, that was amazing. Thank you so much for doing this. In the end, we would love it if you could just say something in Raju ki mummy style. Just outro de do apna. Outro de do. हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो. आज मैं इधर आई उनके शो पे. आपने देख ही लिया है सारा शो. आप भागो नहीं, यहीं पे टिके रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बाजी सब करा के जाना, एंगेजमेंट दे के जाना. हमको बता रहे हैं यहाँ पे चप्पल फेंक के मारोगे. But that was amazing. Thank you so much for doing this. Thank you.